नमस्कार, मैं AR आज़ाद, संपादक दूसरा मत, आज आपके साथ फिर से एक नई वीडियो के साथ रूबरू हूँ। आज का मुद्दा 7 साल बनाम 7 सवाल है। आप सबको मालूम है कि केंद्र सरकार के अभी 7 साल पूरे हो गए हैं और इन 7 सालों में देश की क्या स्थिति हुई है, इस सरकार ने जो वादे किए थे वो वादे कितने पूरे हुए हैं। आज हम 2019 के वादों के बारे में बात नहीं करते हैं, हम आज बात कर रहे हैं 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र शासित यानी केंद्र की सत्ता पर काबिज बीजेपी ने जनता से जो वादे किए थे उस वादे का मैं आपको याद दिला रहा हूं और उसके साथ साथ जब आपको वो वादे याद आ जाएंगे और जब मैं उस वादे का पोस्टमार्टम करूंगा तो आपको भी इसकी यथास्थिति और इसकी सही स्थिति से आप रूबरू हो सकेंगे। आपको याद होगा कि 2014 में मोदी सरकार जब केंद्र पर कब्ज़ा होने के लिए, केंद्र पर काबिज होने के लिए और केंद्र पर कब्ज़ा करने के लिए जनमानस बनाने की कोशिश कर रही थी तो उसमें कई लोक लुभावने वादे किए और सारे वादे ऐसे थे जो जनता को छू रहा था, जनता को टच कर रहा था, जनता को लग रहा था कि अगर ये वादे पूरे हो जाते हैं तो हमारे सपने साकार हो जाएंगे। और उस वादे के साथ जो जनहित से जुड़े हुए थे, जो जनहित के मुद्दे थे, जिस मुद्दे को जनता बार बार जिस मुद्दे पर सोचती थी और जनता को लगता था कि ये मुद्दे ऐसे हैं जिस पर किसी भी सरकार को फोकस करना चाहिए था, ध्यान देना चाहिए था। और जनता के इसी नब्ज़ को 2014 में मौजूदा प्रधानमंत्री और उस समय बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने इन्हीं मुद्दों को अपने घोषणा पत्र में शामिल कर जनता के बीच एक भरोसा, एक नई नीति के तौर पर, नए स्वरूप में नई बातें लाई और कहा कि आप मुझे वोट देंगे तो हम ये काम करेंगे। पहला उन्होंने जो वादा किया था महंगाई पर अंकुश लगाने का, महंगाई को ख़त्म करने का उन्होंने वादा किया था और उन्होंने एक वादा जनता से किया था कि हम महंगाई तभी रुक सकती है जब हम काला बाज़ारी को रोकेंगे। और उन्होंने कहा था कि हम छापेमारी करेंगे, काला बाज़ारी होने नहीं देंगे, गोदामों में माल कैद करके रखने नहीं देंगे, गोदामों में माल जमा करके रखने नहीं देंगे और इस तरह से हम महंगाई पे काबू करेंगे और महंगाई पर काबू करने के लिए हम छापेमारी करेंगे, कालाबाजारी को हर हाल में रोकेंगे और उसके लिए विशेष अदालत का गठन करेंगे। आप सभी जानते हैं शुरुआत के दिनों में 2-4 जगह छापेमारी की गई, उसके बाद छापेमारी का सिलसिला रुक गया। जनता से 2014 में केंद्र सरकार के मुखिया नरेंद्र मोदी ने वादा किया था कि हम कालाबाजारी और महंगाई रोकने के लिए विशेष अदालत का गठन करेंगे। आज 7 बिल जानने के बावजूद किसी विशेष तरह की किसी विशेष अदालत का गठन नहीं किया गया, इसको सीधा का सीधा नकार दिया गया। यानी जो घोषणा पत्र में था, जो बीजेपी के मैनिफेस्टो में था, उसको उस पर पर्दा डाल दिया गया, उसको ठंडे बस्ते में रख दिया गया। नतीजे में क्या है, आज उसका भयावह रूप देश में सामने आ रहा है। महंगाई, जिस महंगाई के बल पर देश की जनता ने कांग्रेस का खूंटा उखाड़ दिया, देश की जनता कांग्रेस से
भयभीत हो गई कि ये सरकार महंगाई लाती है। इस सरकार ने महंगाई ला दिया और जिस महंगाई को कम करने का जनता के बीच एक संदेश, एक पैगाम बीजेपी ने दी, उस संदेश और उस पैगाम पर अमल नहीं हुआ। यानी महंगाई 2014 से और आज की तारीख में 300 गुना बढ़ गई है। आपको मालूम होना चाहिए कि महंगाई 300 गुना बढ़ गई है। आज आप एक उदाहरण, घर का उदाहरण लीजिए। सरसों का तेल लगभग 200 रुपये लीटर हो गया है। आप ये कल्पना कीजिए कि सरसों का तेल कौन खाता है। सरसों का तेल गरीबों का आहार है। सरसों पे सबसे ज़्यादा भरोसा ग्रामीण हलकों में होता है। ग्रामीण लोग सरसों तेल का सेवन अधिक से अधिक करते हैं और यही उनके लिए एक आधार होता है। जब बाज़ार में सरसों के तेल 170 रुपये से लेके 200 रुपये तक बिकने लगे तो गरीब क्या खाएगा। आप पेट्रोल की कीमतों में आप देखें कि 2014 और आज की पेट्रोल की कीमतों 2 गुना से भी ज़्यादा 2.5 गुना तक बढ़ गए हैं। आप जिस पेट्रोल और जिस डीजल पर मौजूद उस समय के तत्कालीन कांग्रेस सरकार को घेर कर जनता में जो आक्रोश भरा था, जनता में जो गुस्सा पैदा हुआ था और जनता जिस तरह से उस समय की कांग्रेस सरकार से नाराज़ हुई थी, क्या हुआ उस नाराज़गी में? तो आपने जनता से वोट ले लिया। क्या आपने जो वादा किया जनता से आपने खुद पूरा किया? आपने तो महंगाई में कांग्रेस से भी कई गुना आगे निकल गए। कहने का मतलब है कि आपने जनता के 7 साल में जनता के सवालों पे खरे नहीं उतरे, आपने जनता के वोटों को ठगा है। यानी महंगाई के स्तर पर जब हम पोस्टमार्टम करते हैं तो इस नतीजे पर हम भी पहुंचते हैं और इस नतीजे पर आप भी पहुंचेंगे कि 7 साल में मौजूदा केंद्र सरकार ने जनता के विश्वास के साथ विश्वासघात किया है, जनता के भरोसे को छलनी की है, उनके दिल की हसरतों को की मिट्टी पलीद कर दी है और उनके मंसूबों पर सुपरा साफ कर दिया है, झाड़ू फेर दिया है। आप पे देश की जनता 2014 में मर मिटी थी, गौरवान्वित हो रही थी और लग रहा था कि एक ऐसी सरकार आ रही है जिस सरकार से इस देश को एक उम्मीद बन गई थी। दिल में एक उमंग, एक तरंग, एक आशा और एक सुगबुगाहट जगी थी और वो सुगबुगाहट धीरे 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 मन से निकलती चली गई। लोग आज पछतावा कर रहे हैं, लोग आज महसूस कर रहे हैं कि हमारे साथ धोखा हुआ है, हमारे साथ ठगी हुई है। और जब हम घोषणा पत्र 2014 के घोषणा पत्र पर पहले सवाल पे महंगाई पे आते हैं तो हम पाते हैं कि ये मौजूदा केंद्र सरकार जनता के साथ धोखाधड़ी की है और इस सरकार पे जनता चाहे तो अपनी अदालत में धोखेदारी का मुकदमा दायर कर सकती है। यानी वो खुलकर कह सकती है कि इस सरकार ने महंगाई पर के अंकुश पर जो वादा किया था उस वादा पे खरी नहीं उतरी है। यानी अगर आप इस सरकार को 2014 के कुछ कामों में अगर महंगाई पर कोई 1 से 10 तक अंक देंगे तो इस सरकार को हमारे हिसाब से और इस पोस्टमार्टम के हिसाब से 0 अंक मिलता है। यानी इस सरकार 0% शून्य पर आकर खड़ी है। अब हम दूसरी बात करते हैं रोजगार और उद्यमिता की। 2014 में मौजूदा सरकार ने, मौजूदा बीजेपी ने और केंद्र पर शासन करने वाले मुखिया और उस समय बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी जी ने लोगों से वादा किया था रोजगार का वादा, क्योंकि संपन्न से संपन्न और विकसित से विकसित देश हो, 100% रोजगार के मामले में वो देश कामयाब नहीं रहता है। इसलिए रोजगार एक ऐसा मुद्दा है कि हर घर में बेरोजगारी
का शिकंजा होता है, हर घर बेरोज़गारी से परेशान रहता है। और जब कोई रोज़गार प्रदान करने की बात करता है, जब कोई रोज़गार देने की बात करता है, तो लोगों का ध्यान उसके प्रति आकर्षित होता है, वो उसे अपनी ओर खींचता है और उसकी कशिश में वो बढ़ता चला जाता है। जब 2014 के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बीजेपी के नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम रोज़गार देंगे और हर साल 2 करोड़ रोज़गार देंगे, आज 7 साल बीत गए। प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार और आज के प्रधानमंत्री के वादे के अनुरूप अगर हम उसका पोस्टमार्टम करते हैं तो देखते हैं कि 2 करोड़ हर साल रोज़गार देने के हिसाब से 7 साल में 14 करोड़ रोज़गार होना था। लेकिन जब हम इसका पोस्टमार्टम करते हैं तो पता चलता है कि इन्होंने रोज़गार देने की जगह हर साल 2000 से ज़्यादा रोज़गार में कटौती की, यानी 14 करोड़ जो रोज़गार होने चाहिए थे उससे ज़्यादा रोज़गार घट गए। यानी आप सरकारी तो सरकारी कर दें, पीयूसी को छोड़ दें, आप बड़ी बड़ी फैक्ट्री के रोज़गार से छोटे मोटे रोज़गार का भी छनन हुआ है। यानी रोज़गार धीरे धीरे हर सेक्टर में रोज़गार अपने खात्मे की तरफ बढ़ गया और 7 साल में भारत से रोज़गार नाम की चीज़ ख़त्म हो गई। ये उपलब्धि कि रोज़गार को ख़त्म करने की अगर किसी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी तो इसमें मोदी जी को जाता है ये श्रेय, और मोदी जी, प्रधानमंत्री मोदी जी को 1 में से 10 नंबर मिलता है कि इन्होंने देश से रोज़गार को पूरी तरह ख़त्म कर दिया है। इसके लिए इनको 10 में 10 नंबर दिया जाता है। तीसरी बात, इन्होंने भ्रष्टाचार का मामला उठाया था। 2014 में कहा था कि केंद्र सरकार की मौजूदा कांग्रेस भ्रष्टाचार में लिप्त है और हम सबसे पहले भ्रष्टाचार को ख़त्म करेंगे। उन्होंने कांग्रेस के कई नेताओं को, जो कुछ जिंदा हैं और कुछ मर गए, उनको जेल भेजने की बात की थी। उन्होंने कहा था कि हम दामाद को जेल भेजेंगे। दामाद का आशय आप सब समझते हैं। आज दामाद कहाँ जेल में है। उन्होंने शीला दीक्षित को जेल में भेजने की बात कही थी। शीला दीक्षित बेचारी मर गई, कहाँ वो जेल गई। कांग्रेस के कौन से लोगों को उन्होंने जेल भेज दिया, किस पर कार्रवाई की। उन्होंने पी चिदम्बरम से सिर्फ इसलिए बदला लिया कि पी चिदम्बरम के कार्यकाल में अमित शाह, जो आज केंद्रीय मंत्री हैं, केंद्रीय गृह मंत्री हैं, वो अमित शाह ने यह बदला लिया था कि जब पी चिदम्बरम गृह मंत्री थे तो उन्होंने अमित शाह को तरीपार किया था। तरीपार का मतलब जिला बदर किया था, यानी उन पर गुंडा एक्ट लगाया था। अमित शाह को इसलिए आज भी लोग उनके इस पर इतराज जताते हैं कि एक तरीपार, एक जिला बदर, एक गुंडा एक्ट के तहत जिस पर कार्रवाई हो, वो आदमी गृह मंत्री कैसे बन सकता है। तो अमित शाह जी ने, मौजूदा गृह मंत्री ने पी चिदम्बरम से एक बदला लिया और पी चिदम्बरम पर उन्होंने जो कार्रवाई हो सकती थी वो कार्रवाई की, लेकिन उससे पी चिदम्बरम का कुछ बाल बांका नहीं हुआ। यानी कहने का मतलब कि भ्रष्टाचार के मामले में ये सरकार दूसरों पे क्या करे, मतलब दूसरों पर भी कुछ नहीं कर सकी, और जो इनके लोग अपने हैं उन पे तो करना कोई सवाल ही नहीं उठता है। यानी इनके निशाने पर जो कांग्रेस थी, उस कांग्रेस के लोगों को भी भ्रष्टाचार के आरोप में एक मामूली सी भी कार्रवाई नहीं की। दूसरी चीज़, भ्रष्टाचार ही ख़त्म करने की बात इन्होंने नहीं कही थी। इन्होंने ये भी कहा था कि जो भ्रष्टाचारी देश का काला धन विदेशों में रखे हुए हैं, हम उस काला धन की वापसी करेंगे। 7 साल में काले धन पे कोई चर्चा नहीं हुई, काला धन वापसी ही नहीं। और जो दूसरी चीज़ उन्होंने कहा था कि हम देश की हर जनता के अकाउंट में इस काले धन से इतने पैसे हैं कि हम उनके हर जनता के, हर वोटर के और हर शहरी के अकाउंट में 15 लाख रुपए डालेंगे। क्या हुआ?
उन्होंने तो बैंक की व्यवस्था नोटबंदी करके ऐसी स्थिति कर दी कि जनता के जो अकाउंट में जो पैसे थे वो पैसे भी बैंकों ने निकाल लिए। यानी इस सरकार के आने के बाद बैंकों ने इतने तरह के सरचार्ज लगाए हैं कि आपके हर अकाउंट में अगर आपके 1,50,000 होते हैं तो आप समझ लीजिए कि 5 से 6,000 रुपये बैंक जो है सरचार्ज के नाम पे अपने आप काट लेता है, उसे आपसे अनुमति लेने की ज़रूरत भी नहीं। अब आप सोचिए कि 1.5 अरब देश की जनता है और 1.5 अरब देश की जनता से 5 से 10,000 रुपया सरचार्ज के नाम पर अगर बैंक लूट रही है तो ये क्या है। तो आप तो दिया कुछ नहीं लेकिन आप लूट रहे हैं। तो आप यहाँ भी आप जो है 1 से 10 में आपको 1 नंबर भी नहीं मिलता है, यानी आपको 0 नंबर मिलता है। आपने झूठे वादे किए, आपके घोषणा पत्र झूठे साबित हुए, इस पोस्टमार्टम से ये साबित हो जाता है। तीसरा मुद्दा, आपने कहा था कि हम स्वास्थ्य सेक्टर में सुधार करेंगे। स्वास्थ्य सेक्टर में कोई सुधार नहीं हुआ। आपने कहा कि हम हर स्टेट में एक एम्स खोलेंगे। आप बता दीजिए कि आपके आने के बाद कितने स्टेट में एम्स हैं, और आपने आने के बाद जिस स्टेट में 2, 4, 5, 7 एम्स थे भी उसकी स्थिति इतनी दयनीय कर दी, उसकी अवस्था इतनी दयनीय कर दी कि लोग वहाँ इलाज कराने की जगह सीधे दिल्ली के एम्स पर आते हैं। और यही वजह है कि दिल्ली के एम्स का बोझ बढ़ गया है। मरीजों की कतारों पे कतार लगी रहती है। एक ऑपरेशन के लिए, एक डॉक्टर से अपॉइंटमेंट के लिए महीनों के महीने लगते हैं और लोग चूल्हा, गैस चूल्हा और बर्तन लेकर दिल्ली में अड्डा जमा लेते हैं। ये इलाज का तरीका, ये नमूना इलाज का तरीका किसी देश में है? प्रधानमंत्री तो विदेश घूमते रहे हैं, उनके कैबिनेट विदेश मंत्री ढूंढते रहे, कहीं उन्होंने देखा किसी देश में कि लोग इलाज कराने के लिए घर से बर्तन, गैस चूल्हा लेकर चले और महीनों का महीने इलाज और अपॉइंटमेंट और ऑपरेशन के डेट के लिए हॉस्पिटल के बाहर इंतज़ार करें? ऐसा नहीं है, सिर्फ इस देश में हो रहा है। तो स्वास्थ्य सेक्टर में सारे के सारे हॉस्पिटल की स्थिति क्या है? आपको इस कोरोना के समय लग गया कि हॉस्पिटल में दवा नहीं मिले, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं मिले, हॉस्पिटल में नर्स पर्याप्त मात्रा में नहीं थे और हॉस्पिटल में ऑक्सीजन का तो कोई अब था ही नहीं, और देश के अस्पतालों में ऑक्सीजन के कोई प्लांट भी नहीं थे। और सबसे हैरत की बात कि दिल्ली जो देश की राजधानी है, जो दिल्ली में 1 से 1 हॉस्पिटल हैं, वो दिल्ली जिसमें 2 सरकार है केंद्र शासित, वहाँ एक भी ऑक्सीजन के प्लांट नहीं। इससे बड़ी त्रासदी क्या हो सकती है? आप देश की जनता हैं, ये आपका देश है, ये आपको सोचना है। आपको भावना में डूबना नहीं है, एक एक चीज़ को समझना है कि ऑक्सीजन अगर नहीं मिले तो किसके बेटे मरे, किसके पिता मरे, किसकी माँ मरी, किसकी बेटी मरी? आपकी मरी। प्रधानमंत्री की बेटी नहीं मरी, प्रधानमंत्री की पत्नी नहीं बनी, प्रधानमंत्री का कोई नहीं मरा, कोई रिश्तेदार नहीं मरा। मरा किसका? जो आप लाइन में लग के वोट देते हैं, आपके लोग मरे। क्यों मरे? तो आपको सवाल पूछना है, इसलिए कि आपका हक है, यह आपका देश है। और अपने देश से आपको ये पूछना पड़ेगा, जो आपका देश पर शासन कर रहा है, कि आपने जो वादे किए थे, आपने जो घोषणा पत्र में वादे किए थे, वो वादे क्यों नहीं पूरे किए? सिर्फ ये कहने से पता नहीं चल जाएगा, ये कहने से कि उसने 70 साल में, उसने 50 साल में, उसने 30 साल में कुछ नहीं किया। उसने कुछ नहीं किया तो उसको हटा दिया गया, उसको भगा दिया गया, उसको राज्य, देश से क्या, राज्यों से खदेड़ दिया गया। लेकिन आपने वादा किया तो अब आपको खदेड़ने की बारी है। आप भी उनको खदेड़ने की कोशिश कीजिए कि अगर अपने घोषणा पत्र पर जो भी सरकार, जो भी पार्टी अमल नहीं करती है, आप उसको भगाने की कोशिश कीजिए। आप देखिए तमिलनाडु में क्या होता है, हिमाचल प्रदेश में क्या होता है, यहाँ तक कि पंजाब में क्या होता है, हरियाणा में क्या होता है। आपको दक्षिण और उत्तर के कुछ स्टेटों से सीखना होगा, जहाँ जहाँ लोग कंटिन्यू 10 साल, 15 साल, 20 साल तक लोगों को शासन करने का मौका देते हैं और वो प्रदेश बढ़ने के बजाय पिछड़ता चला जाता है। केंद्र सरकार ने एक बार में अपने 2014 में वादे को पूरा नहीं किया था, तो देश की जनता को चाहिए था कि सत्ता परिवर्तन करे। लेकिन अब 7 साल बीत गए हैं,
ये दूसरा टर्म है। 7 साल में अगर कोई सरकार कुछ नहीं करे तो आप सीधे तौर पर मान सकते हैं कि वह सरकार निकम्मी है। और निकम्मी सरकार को ढोना कंधे पे कब तक किसी निकम्मेपन को और निकम्मी सरकार को आप ढोते रहेंगे। इसलिए ये ढोना बंद करना होगा, देश की जनता को जागना होगा। अब आप ले लीजिए कि इन्होंने कहा था कि महिलाओं को, जो देश की महिलाएं हैं, जिस महिलाओं पर ये बहुत नाज करते हैं और कई मुद्दों पर ये महिलाओं की तारीफ़ करते हैं और ये कहते हैं कि हमने उज्ज्वला योजना और महिलाओं के लिए हमने ये किया वो किया, और जिस चीज़ से महिलाओं का सबसे ज़्यादा फ़ायदा होने वाला था वो काम नहीं किया। यानी महिलाओं को 33% आरक्षण देने का जो संविधान में संशोधन करके उन्होंने वादा किया था 2014 में, ये महिलाओं के लिए सबसे बड़ा वादा था। और इस वादे को उन्होंने 7 साल बीत जाने के बाद ही पूरा नहीं किया। यानी महिलाओं को 33% आरक्षण देने का वादा जब सभी दलों ने किया, किसी ने विरोध नहीं किया, सब चाह रहे हैं कि महिलाओं को 33% आरक्षण मिले। और इस सरकार ने भी आने से पहले 2014 के घोषणा पत्र में वादा किया था कि हम आते हैं तो महिलाओं को 33% आरक्षण देंगे। आज 7 साल बीत जाने के बावजूद भी महिलाओं को 33% का आरक्षण क्यों नहीं दिया गया, एक बड़ा सवाल है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये सरकार महिलाओं के लिए हितकारी है, महिलाओं के लिए फ़ायदेमंद है और महिलाओं के भरोसे की सरकार है। यानी इस मोर्चे पर भी ये सरकार बेईमान साबित हुई है। और 7 साल में इस सरकार ने महिलाओं के अहम मुद्दे, इसलिए कि जब आपको आरक्षण मिलेगा तो आप सियासी तौर पर जब मजबूत होंगे, जब आपके पास पावर होगा, तो जाहिर सी बात है कि आपकी सोच में परिवर्तन होगा, आपके एक्शन में परिवर्तन होगा, आपके जीने के स्तर में परिवर्तन होगा और आप जिंदगी को बेहतर ढंग से जिएंगे। तो क्या अगर ये सरकार नहीं चाहती है कि महिलाओं का जीवन बेहतर ढंग से जिए, तो इसलिए महिलाओं को भी सोचना है कि आपसे जिन लोगों ने वादा किया और वादा पूरा नहीं किया, आप जिस तरह से लाइन में लग के धूप में बारिश में वोट डालती हैं, तो अगर आपने अपने मंसूबों को पूरा करने के लिए वोट डाला जिस तरह से, उसी तरह जो इसने आपके मंसूबों पर पानी फेरा तो उस पर भी, उसके भी मंसूबों पर पानी फेरने के लिए आपको एकजुट होकर सोची समझी रणनीति के तहत और सोच समझकर वोट डालना है कि कौन हमारा हितकारी है, कौन हमारा अहित करने वाला है, किससे हमें उम्मीद बांधनी चाहिए और किसने हमें नाउम्मीद किया है। इस पर महिलाओं को भी सोचना चाहिए। पारदर्शी सरकार और जवाबदेही प्रशासन का 2014 में बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में प्रावधान किया था। उसने कहा था कि हम पारदर्शी सरकार रखेंगे और जवाबदेही प्रशासन होगा। आप बताएं कि पारदर्शी सरकार है? अगर पारदर्शी सरकार होती तो अचानक लॉकडाउन नहीं करती। पिछले साल अचानक लॉकडाउन हो गया, जो जहां थी जस की तस यथावत जनता रही और बेमौत मरती रही। वो मंजर आपकी आंखों में आज भी होगा, वो विभत्स रूप, लोमहर्षक घटनाएं आज भी आपके आंखों में और आपके जहन को विचलित कर रही होगी। और पारदर्शी सरकार होती तो रातों रात जीएसटी नहीं लगती, नोटबंदी नहीं होती। आपने किस तरह से देखा, एक पारदर्शी सरकार लोगों से सलाह मशवरा करती है, विपक्ष से सलाह मशवरा करती है, जनता से सलाह मशवरा करती है, अपने सलाहकारों से सलाह मशवरा करती है, तब कोई एक काम करती है तो उसको हम पारदर्शी सरकार बोलते हैं। पारदर्शी का मतलब नहीं कि हमने पारदर्शी बोल दिया और वो काम पारदर्शी हो गया। पारदर्शी ये नहीं है। और इस सरकार पारदर्शी के स्तर पर तो सबसे निचले स्तर पर है। यानी इसमें भी इस सरकार ने अपनी विश्वसनीयता खोई है, खो दी है। और जवाबदेही प्रशासन के सवाल पर भी आप बता दें कि कौन सा प्रशासन जवाबदेह, आप किस प्रशासन से सवाल कर सकते हैं, कौन सा प्रशासन काम कर रहा है और किस प्रशासन से आप उसके काम का सवाल कर सकते हैं। इस सरकार में तो आपको, आपके लिए सवाल करना ही मुश्किल है, आप सवाल ही नहीं कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, तो इनका सारा का सारा कुल हमने 7 साल में 7 मुद्दों को छुआ और 7 मुद्दों का जो हमने चीर फाड़ किया, 7 मुद्दों पर जो ऑपरेशन किया और 7 मुद्दों पर जो आपके साथ मिलकर चर्चा की, आप इसको सुने, आप इसको समझें और
समझकर हमें भी समझाने की कोशिश करें कि जो हमने ये बताया है, जिस तरह का हमने पोस्टमार्टम किया है, क्या सही पोस्टमार्टम है या नहीं है। क्या ये देश की जनता के साथ इस 7 साल में इस 7 सवालों पर इस सरकार ने छल किया है, झूठ बोला है, वादा खिलाफ़ी किया है या नहीं किया है। ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है। और फिर हम कई वीडियो इस पर हम चर्चा करेंगे सरकार के 7 साल पर आपके साथ मिलकर। तो आपसे फिर एक निवेदन है कि आप इस वीडियो को पूरा सुने, देखें, परखें और अपने अनमोल सुझाव से हमें ज़रूर अवगत कराएं, और ताकि हमें भी एक मार्गदर्शन मिल सके और दिशा मिल सके। आप इस शहर के, इस देश के नागरिक हैं, असल नागरिक आप हैं और ये आपका देश है और आपसे ही ये देश है। इसलिए आप अपनी जिम्मेदारी को समझें, आप अपनी जिम्मेदारी से भागे नहीं, देश के लिए सोचें और जब देश की चर्चा हो तो उसे देखें। आप गंभीर चीज़ को नहीं देखेंगे, ज़िंदगी को नाच में, छोटी छोटी धारावाहिक में, हंसी में, तो ज़िंदगी भी आपकी हंसी और मखौल बनकर रह जाएगी। ज़िंदगी आज देश के साथ में जो स्थिति है, उस स्थिति का मुकाबला आप हास्य कार्यक्रम देख के नहीं कर सकते हैं, फिल्म देख के नहीं कर सकते हैं, आप हंसी और मजाक के कार्यक्रम और धारावाहिक देखकर नहीं कर सकते हैं। बहुत मनोरंजन कर लिया, ये देश मनोरंजन से नहीं चलने वाला है। इस देश के सामने भयावह स्थिति है, ये देश आपका है और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इस देश को आप बचाएं। अगर आप इस देश को नहीं बचाएंगे तो ये देश भी आपको नहीं बचाएगा। इसलिए हमारा आपसे निवेदन है कि देश की स्थिति पर, देश की जो भी जब भी गंभीर चर्चा हो तो आपको उसमें भाग लेना चाहिए, उसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए, उसे देखने की कोशिश करनी चाहिए। और कोई भी गंभीर हो तो आपके पास समय नहीं हो तो कम से कम उसके 1-2 मिनट ज़रूर वीडियो को देखें, ताकि आपको कुछ अंदाज लग सके। और जब समय आपको मिले तो उसको पूरा वीडियो देखें, उसकी समीक्षा करें, और वो गलत है तो आप उनके कमेंट्स बॉक्स में लिखें, और सही है तो उनके हौसला अफजाई करें, ताकि सच्ची बात आप तक पहुँच सके। इसलिए कि आज देश में सच्ची बात नहीं पहुंच रही है, सारी की सारी झूठी बातें पहुंच रही है। तो क्या आप झूठी बातें और झूठी वादे को सुनने के लिए पैदा हुए हैं? झूठी वादे और झूठे वादों को सुनने के लिए हैं? आपको सच्ची बातों को फिल्टर की तरह करनी होगी कि कौन बात झूठ है, कौन बात सच है, उसको बड़ी बारीकी से उस पर समझना होगा। तो आपने हमें गंभीरतापूर्वक सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।